नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्लेटो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को, जो नेट 2020 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। प्लेटो के सारे लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप वहां से चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं आज की इस MCQ वीडियो की। तो मैं अभी UGC नेट के सिलेबस के अनुसार यूनिट 2 को लेकर चल रही हूँ और हर लेक्चर के बाद उसके MCQ की भी वीडियो होगी। लेक्चर की जो वीडियो होगी उसकी प्लेलिस्ट अलग होगी और MCQ की प्लेलिस्ट अलग होगी। आशा है आप लोगों को मेरा प्रयास पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, प्लेटो को माना जाता है राजनीतिक विज्ञान का पिता, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता, प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो को माना जाता है प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेटो का जन्म यूनान में कब हुआ? 447 ईस्वी पूर्व, 447 ईस्वी, 427 ईस्वी पूर्व या 427 ईस्वी। तो प्लेटो का जन्म हुआ था 427 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3, प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु था और गुरु का नाम क्या था? तो प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे और उनके जो गुरु थे वो सुकरात थे। क्वेश्चन नंबर 4, एथेंस के प्राकृतिक वातावरण में प्लेटो अकादमी नामक अध्ययन संस्थान की स्थापना कब करते हैं? 386 ईस्वी पूर्व, 486 ईस्वी, 486 ईस्वी पूर्व या 386 ईस्वी। तो एथेंस में प्लेटो ने अकादमी की स्थापना जो की थी वो 386 ईस्वी पूर्व में की थी। क्वेश्चन नंबर 5, प्लेटो की अकादमी का मुख्य उद्देश्य क्या था? कानून की शिक्षा, गणित की शिक्षा, आध्यात्म की शिक्षा या दार्शनिक शासक का आविर्भाव? तो प्लेटो की जो अकादमी थी, अकादमी जो उन्होंने स्थापित किया था, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो दार्शनिक शासक का आविर्भाव था। क्वेश्चन नंबर 6, प्लेटो के मरने के बाद किसने उसके अकादमी को बंद करवाया? जरिस्टियन, अरस्तु, दियोन या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो के मरने के बाद अकादमी को जो बंद करवाया था वो जरिस्टियन थे। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेटो की पहली रचना रिपब्लिक आदर्शवादी कल्पना है, जबकि उसकी अंतिम रचना लॉज क्या है? उनकी अंतिम रचना लॉज क्या है? तो वो लॉ पे लिखी हुई बुक थी, उसमें उन्होंने कानून को मान्यता दी थी, वो एक यथार्थवादी है। तो आंसर में प्लेटो की पहली रचना जो रिपब्लिक है वो आदर्शवादी कल्पना है, जबकि उनकी अंतिम रचना लॉज क्या है? यथार्थवादी है। क्वेश्चन नंबर 8, न्याय के परंपरागत सिद्धांत का समर्थन निम्नलिखित में से कौन करता है? प्लेटो, सुकरात, पोलीमार्कस या अरस्तु? तो पोलीमार्कस जो हैं वो उन्होंने परंपरागत सिद्धांत का समर्थन किया है न्याय में। वो कहते हैं न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार देने में है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है? पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, लॉज, स्टेट्समैन। तो रिपब्लिक, लॉज और स्टेट्समैन प्लेटो की बुक है, लेकिन पॉलिटिक्स अरस्तु की बुक है। क्वेश्चन नंबर 10, प्लेटो मानवीय आत्मा के त्रिविभाग संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किससे प्रभावित होकर करता है? सुकरात, पाइथागोरस, दियोन या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो जो ये आत्मा के 3 विभाग करते हैं वो पाइथागोरस के सिद्धांतों से प्रभावित होकर वो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय का स्वरूप है? न्याय कानूनी धारणा है, न्याय नैतिक धारणा है, न्याय कानूनी व नैतिक दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्लेटो ने रिपब्लिक में जो न्याय की बात की थी वो उसमें उन्होंने न्याय को नैतिक धारणा माना है। क्वेश्चन नंबर 12, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली बुराई को जड़ से समाप्त करने एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है। यह कथन किनका है? बार्कर, रसेल, नेटलशिप या पोपर। तो ये कथन किसने बोला है? बार्कर ने बोला है। प्लेटो क्वेश्चन नंबर 13, प्लेटो द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है, वहाँ उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक शक्ति की प्राप्ति, संगीत में निपुणता की प्राप्ति, ज्ञान की अभिवृद्धि व आध्यात्म प्रबुद्धता की प्राप्ति या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो ने जो प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य दिया था उनका जो उद्देश्य था वो तो चरित्र निर्माण का था, लेकिन उन्होंने जो उच्चतर शिक्षा की बात की थी उसमें वो कहते हैं
ज्ञान की अभिवृद्धि व आध्यात्म प्रवृत्ता की प्राप्ति के लिए उसका उद्देश्य वो मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्लेटो अपनी अंतिम रचना लॉज में उपादर्श राज्य के लिए जनसंख्या कितना बतलाते हैं। वो उन्होंने लॉज में जो जनसंख्या बताई है वो कितनी बतलाई है, 50-40, 40-50, 50-60 या 55-40। तो उन्होंने जो लॉज में बताई है जनसंख्या वो है 50-40। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य की उत्पत्ति वृक्षों या चट्टानों से नहीं होती अपितु व्यक्तियों के चरित्र से होती है। यह कथन किसका है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या कौटिल्य। तो ये जो कथन है ये खुद प्लेटो के द्वारा दिया गया कथन है। प्लेटो ने ही कहा था कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो वृक्षों या चट्टानों से नहीं होती अपितु व्यक्तियों के चरित्र से होती है। क्वेश्चन नंबर 16, प्लेटो के आदर्श राज्य में डॉक्टरों का कोई स्थान नहीं है क्योंकि आदर्श राज्य डॉक्टरों की भर्ती नहीं करता, आदर्श राज्य के निवासी विदेशों में इलाज करवाते हैं, आदर्श राज्य में नागरिक रोगी नहीं संयमी एवं स्वस्थ होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो ने जो बात की थी यहाँ डॉक्टरों की जो बात नहीं की है वो किस कारण से करते हैं कि आदर्श राज्य में उनका मानना है कि आदर्श राज्य में नागरिक जो होंगे वो रोगी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें व्यायाम की, संगीत की, सबकी शिक्षा की बात की गई है। तो वो जो होंगे वो नागरिक रोगी नहीं होंगे, संयमी होंगे और स्वस्थ होंगे, इसलिए उन्होंने डॉक्टरों की भर्ती की बात नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 17, प्लेटो अपनी अंतिम यथार्थवादी रचना लॉज में उपादर्श राज्य की कल्पना करता है जिसमें मिश्रित संविधान व मिश्रित स्वरूप वाली व्यवस्था होती है। इसके अलावा उसमें निम्नलिखित बातें होती हैं। कौन कौन सी बातें होती है, नैतिकता का महत्व ही मात्र होता है, कानून का महत्व मात्र होता है, कानून के साथ साथ नैतिकता का भी महत्व होता है, या नैतिकता का नहीं केवल कानून का महत्व होता है। तो इसमें उन्होंने जो बात की है उसमें कहा है कानून के साथ साथ नैतिकता का भी महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत लागू होता है केवल उत्पादक वर्गों पर, उत्पादक वर्ग एवं दार्शनिक वर्ग दोनों पर, केवल सैनिक वर्ग पर, या सैनिक व दार्शनिक वर्ग दोनों वर्ग पर। सैनिक और दार्शनिक वर्ग दोनों को अभिभावक वर्ग भी कहा जाता है। तो प्लेटो की जो ये साम्यवादी व्यवस्था है, साम्यवादी सिद्धांत है, वो उन्होंने सैनिक व दार्शनिक वर्ग, जिसे अभिभावक वर्ग भी कहते हैं, उन पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्लेटो के दार्शनिक शासक के माता पिता होते हैं उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग के होते हैं, दार्शनिक वर्ग के होते हैं, या अज्ञात होते हैं। तो प्लेटो ने जो दार्शनिक शासक की बात की है उसके जो माता पिता होते हैं वो होते हैं अज्ञात, किसी को भी पता नहीं होता उनके माता कौन है, पिता कौन है, इसलिए वो अज्ञात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में चाहता है पूर्ण समानता, सापेक्षिक समानता, समानता पर उसके विचार अस्पष्ट हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो की जो आदर्श राज्य है, प्लेटो ने जो आदर्श राज्य दिया है उसमें वो सापेक्षिक समानता की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्लेटो ने राज्य को माना है अप्राकृतिक संस्था, प्रजातांत्रिक संस्था, प्राकृतिक संस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो ने राज्य को प्राकृतिक संस्था माना है। क्वेश्चन नंबर 23, प्लेटो निम्नलिखित में से किसका समर्थन करते हैं, साम्राज्यवादी राज्य, विशाल राज्य, नगर राज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो ने जिनका समर्थन किया है, जिसका समर्थन किया है वो नगर राज्य, वो नगर राज्य का समर्थन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा कि प्लेटो की रचना रिपब्लिक में ना तो साम्यवाद पाया जाता है न समाजवाद, क्रॉसमैन, HB एक्सन, अल्फ्रेड हार्नल, या टेलर। तो ये जो कथन है कि रिपब्लिक में ना तो साम्यवाद पाया जाता है न समाजवाद, ये कथन कहते हैं टेलर। क्वेश्चन नंबर 25, प्लेटो के आदर्श राज्य को आंगिक राज्य कहा जा सकता है जिसमें सर्वाधिक महत्व होता है व्यक्ति का, समुदाय का, राज्य का, या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो के जो आदर्श राज्य को आंगिक राज्य कहा गया है उसमें सर्वाधिक महत्व जो होता है वो राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित किस रचना में प्लेटो ने अपने साम्यवादी सिद्धांत को वापस ले लिया है, नोमोई, जिसे लॉज भी कहते हैं, लॉज को नोमोई भी कहते हैं,
रिपब्लिक, स्टेट्समैन या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो ने जो अपनी साम्यवादी सिद्धांत को वापस लिया है वो लॉज में लिया है, जिसमें वो कानून को महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में किस पद्धति का सहारा लिया है? वैज्ञानिक पद्धति, आगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति या अवैज्ञानिक पद्धति? तो प्लेटो ने जो पद्धति का सहारा लिया है वो निगमनात्मक पद्धति है। और क्वेश्चन नंबर 28, प्लेटो के निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ शिक्षा पर आधारित है? लॉज, रिपब्लिक, मीनो या लॉज? ये 2 टाइम रिपीट हो गया है लॉज। तो प्लेटो का जो ग्रंथ है जो जिसे शिक्षा पर आधारित कहा जाता है वो है रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क संबंधी ग्रंथ है? नोमोई, रिपब्लिक, स्टेट्समैन या इनमें से कोई नहीं? तो तर्क संबंधी ग्रंथ है स्टेट्समैन। क्वेश्चन नंबर 30, तर्क वितर्क द्वारा सत्य की खोज करने वाली पद्धति का नाम क्या है? वैज्ञानिक पद्धति, आगमनात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति या इनमें से कोई नहीं? तो तर्क वितर्क द्वारा जिसमें सत्य की खोज की जाती है वो पद्धति द्वंद्वात्मक पद्धति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 31, स्त्री पुरुष समानता में विश्वास किसके प्रभाव के कारण प्लेटो के विचारों में संभव हुई है? पाइथागोरस, सुकरात, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं? तो जो स्त्री पुरुष की समानता की बात प्लेटो अपने विचारों में करते हैं वो पाइथागोरस के विचारों से प्रभावित होकर वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्लेटो अपने आदर्शवादी ग्रंथ रिपब्लिक को मानता है, क्या मानते हैं वो? धर्म विषयक ग्रंथ, अर्थ विषयक ग्रंथ, न्याय विषयक ग्रंथ या काम विषयक ग्रंथ? तो जो प्लेटो का जो आदर्शवादी ग्रंथ है रिपब्लिक जो है वो एक न्याय विषयक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 33, न्याय के यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? पोलीमार्कस, ग्लाउकन, थ्रेसीमेकस या सुकरात? तो प्लेटो के न्याय के जो यथार्थवादी सिद्धांत हैं, यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन जो करते हैं वो करते हैं ग्लाउकन। ग्लाउकन का क्या कहना है कि न्याय जो है वो भय का शिशु है और क्या है, निर्बलों की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 34, किस सिद्धांत के अनुसार न्याय भय का शिशु और निर्बलों की आवश्यकता है? अभी हमने चर्चा किया कि ये जो कथन है ये ग्लाउकन कहते हैं और ये जो विचार सिद्धांत है ये यथार्थवादी मान्यता के हिसाब से वो बोलते हैं, यथार्थवादी सिद्धांत के। क्वेश्चन नंबर 35, प्लेटोनिक प्रेम होता है मानव के बीच, मानव और ईश्वर के बीच, स्त्री पुरुष के बीच या इनमें से कोई नहीं? तो प्लेटोनिक प्रेम जो होता है ये यहाँ मानव और ईश्वर के बीच माना गया है। वैसे इस पर काफ़ी चर्चाएं, काफ़ी बुक भी लिखी गई है प्लेटोनिक प्रेम के विषय में। ये एक निष्काम प्रेम होता है, अशरीरी प्रेम कह सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 36, प्लेटो के अनुसार विवेक का स्वरूप होता है शासकीय, अशासकीय, शासकीय और अशासकीय या इनमें से कोई नहीं? तो प्लेटो के अनुसार जो विवेक का स्वरूप होता है वो शासकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 37, किसका मानना है कि व्यक्तिगत न्याय पर सामाजिक न्याय आधारित होता है? व्यक्तिगत न्याय पर ही सामाजिक न्याय आधारित होता है। सुकरात का, अरस्तु का, मैकियावेली का या प्लेटो का? तो ये जो है व्यक्तिगत न्याय पर ही सामाजिक न्याय आधारित होता है, ये प्लेटो का मानना है। क्वेश्चन नंबर 38, प्लेटो का न्याय आधारित है समानता पर, असमानता पर, कानून पर या अधिकार पर? तो प्लेटो का जो न्याय है वो असमानता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 39, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में अपनाया है, उन्होंने क्या अपनाया है आदर्श राज्य में? वैज्ञानिक मार्ग, अवैज्ञानिक मार्ग, अतिवादी मार्ग या मध्यम मार्ग? तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में उन्होंने अपनाया है अतिवादी मार्ग। क्वेश्चन नंबर 40, प्लेटो की शिक्षा योजना विभाजित है धार्मिक और आध्यात्मिक, लौकिक और अलौकिक, नैतिक और अनैतिक, प्राथमिक और उच्चतर। तो प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो जो 2 विभागों में विभाजित है और वो विभाग हैं, वो जो विभाजन है वो प्राथमिक स्तर और उच्चतर स्तर पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, प्लेटो राज्य नियंत्रित शिक्षा की बात करता है, हाँ करते हैं, नहीं करते हैं, अस्पष्ट है या इनमें से कोई नहीं? तो हाँ, प्लेटो राज्य नियंत्रित शिक्षा की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42, प्लेटो स्त्री पुरुष के लिए एक समान शिक्षा की बात करते हैं। नहीं, कभी नहीं, हाँ या अस्पष्ट है। तो हाँ, प्लेटो जो हैं वो स्त्री पुरुष के एक समान शिक्षा की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्लेटो महत्व देता है राज्य या समाज को, व्यक्ति एवं परिवार को, कमजोर एवं अपंग को, या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो ने महत्व दिया है, उन्होंने राज्य और समाज को महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 44, प्लेटो की लिखी ग्रंथों में राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण किसको माना जाता है? लॉज, रिपब्लिक, स्टेट्समैन या पॉलिटिक्स। तो उनकी जो राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 45, प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा है? बार्कर, रूसो, एमर्सन या कैटलिन। तो प्लेटो को दर्शन का पोप कैटलिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्लेटो दर्शन और दर्शन प्लेटो है, यह किसका कथन है? एमर्सन, कैटलिन, जावेट या रूसो। तो प्लेटो दर्शन और दर्शन प्लेटो है, ये जो कथन है ये एमर्सन का है। क्वेश्चन नंबर 47, प्लेटो की प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक का सब टाइटल क्या है? क्या था, है, जो भी। कंसर्निंग जस्टिस, जस्टिस, सब जस्टिस या उपरोक्त सभी। तो प्लेटो की जो प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक है उसका जो सब टाइटल है वो कंसर्निंग जस्टिस है। क्वेश्चन नंबर 48, प्लेटो के मत में राज्य की आत्मा न्याय है तथा उसकी प्राप्ति के साधन क्या है? प्लेटो के मत में राज्य की आत्मा क्या है? न्याय है, जस्टिस है, और उसकी प्राप्ति के साधन क्या है? न्याय, शिक्षा और साम्यवाद, सिर्फ शिक्षा, या फिर आत्मा के गुण। तो जो शिक्षा की जो प्राप्ति के साधन है वो है शिक्षा और साम्यवाद। न्याय, उससे मैंने वीडियो में बताया है कि न्याय जो है वो फाउंडेशन है, और जो दो पिलर हैं आदर्श राज्य के वो उन्होंने उसे शिक्षा और साम्यवाद को वो फाउंडेशन पिलर माना है आदर्श राज्य का। क्वेश्चन नंबर 49, प्लेटो कालीन एथेंस की शिक्षा पद्धति व्यक्तिगत थी जो किस पर आधारित थी? गणित पर आधारित थी, साहस पर आधारित थी, ज्ञान पर आधारित थी, या विवेक के पर आधारित थी? तो प्लेटो के काल में जो एथेंस की शिक्षा पद्धति थी वो व्यक्तिगत थी, पारिवारिक थी, परिवार को उसकी व्यवस्था करनी होती थी, जो ज्ञान पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 50, प्लेटो कालीन स्पार्टा की शिक्षा पद्धति राज्य आधारित थी जिसमें किसकी प्रधानता थी? उत्पादक तत्व पर, सैनिक तत्व पर, ज्ञान तत्व पर, या उपरोक्त सभी पर? तो प्लेटो के काल में जो स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था थी, शिक्षा पद्धति थी, वो राज्य नियंत्रित थी और उसमें सैनिक तत्व की प्रधानता थी। क्वेश्चन नंबर 51, प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया था? 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में, या 5 भागों में? तो उनकी जो शिक्षा पद्धति थी वो 2 भागों में विभाजित थी। क्वेश्चन नंबर 52, सैनिक वर्ग के लिए शिक्षा व्यवस्था की उम्र क्या थी? 18 से 20 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, 20 से 24 वर्ष, 18 से 25 वर्ष। तो प्लेटो ने जो शिक्षा व्यवस्था की बात की थी सैनिक वर्गों के लिए, उसकी जो उम्र थी वो 18 से 20 वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 53, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था किस वर्ग के लिए थी? सामान्य वर्ग के लिए, संरक्षक वर्ग के लिए, उत्पादक वर्ग के लिए, या उपरोक्त सभी? तो प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो सैनिक और दार्शनिक वर्गों के लिए थी, जिसे अभिभावक वर्ग और संरक्षक वर्ग भी कहते हैं। तो इसका आंसर है संरक्षक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 54, राज्य में शिक्षा के इतने महत्व को ध्यान में रखते हुए यह आश्चर्यजनक मालूम पड़ता है कि प्लेटो उत्पादकों की शिक्षा के संबंध में, उत्पादक वर्गों की शिक्षा के संबंध में कहीं विचार नहीं करता। निम्न में से यह कथन किसका है? रूसो, जावेट, सेबाइन या वेपर? तो ये जो कथन है ये सेबाइन का है। क्वेश्चन नंबर 56, प्लेटो पहला लेखक है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि शिक्षा का जो क्रम है वो आजीवन चलना चाहिए। उसके अन्य शैक्षिक विचारों की उपेक्षा यह विचार आधुनिक जीवन में प्रयोग किए जाने की मांग करता है। निम्न में से किसका कथन है?
तो ये जो कथन है बार्कर का है, सेवाइन का है, वेपर का है या जावेट का है? तो ये जो कथन है ये जावेट का है। क्वेश्चन नंबर 57, प्लेटो राज्य को किसका वृहत रूप मानता है? प्लेटो किसको राज्य का वृहद रूप मानते हैं? राष्ट्र को, मनुष्य को, नगर को या फिर ग्राम को? तो प्लेटो ने व्यक्ति को, मनुष्य को राज्य का वृहद रूप माना है। क्वेश्चन नंबर 58, प्लेटो ने जिस न्याय की चर्चा की है वह असल में न्याय है ही नहीं, वह एक अंतरंग भावना है, वह मूर्त न्याय के रूप में व्यक्त नहीं होती, किसी विधि के रूप में तो और भी कम होती है। निम्न में से यह कथन किनका है? जावेट, बार्कर, सेवाइन या रूसो? तो यह कथन बार्कर का है। क्वेश्चन नंबर 59, प्लेटो की किस संरचना में राजमर्मज्ञ की प्रकृति और परिभाषा के संबंध में जानकारी दी गई है? राजमर्मज्ञ की प्रकृति और परिभाषा के संबंध में उन्होंने किस संरचना में जानकारी दी है? पॉलिटिक्स में, लॉज में, रिपब्लिक में या फिर स्टेट्समैन में? तो उन्होंने राजमर्मज्ञ की बात स्टेट्समैन में की है। क्वेश्चन नंबर 60, प्लेटो की शिक्षा नियंत्रित है धर्म, राज्य, व्यक्ति या अर्थ? तो प्लेटो की जो शिक्षा है वो राज्य नियंत्रित है। क्वेश्चन नंबर 61, प्लेटो की शिक्षा स्त्री पुरुषों के लिए क्या है? समान है, पूरक है, असमान है, विरोधी है या फिर एक समान है? तो प्लेटो की जो शिक्षा थी वो स्त्री पुरुषों के लिए एक समान थी, उन्होंने समान शिक्षा व्यवस्था की बात की है। क्वेश्चन नंबर 62, न्याय शक्तिशाली का हित है, निम्न में से यह कथन किनका है? पोलीमार्कस, न्याय शक्तिशाली का हित है, निम्न में से किसका मत है? पोलीमार्कस, थ्रेसीमेकस, सुकरात या फिर प्लेटो? तो जो न्याय शक्तिशाली का हित है ये थ्रेसीमेकस का मत है। क्वेश्चन नंबर 63, मित्रों की संपत्ति पर सबका समान रूप से अधिकार है, निम्न में से यह कथन किसका है? थ्रेसीमेकस, पाइथागोरस, पोलीमार्कस या अरस्तु? तो ये कथन जो है परंपरागत न्याय की जो बात करते हैं वो पोलीमार्कस करते हैं। तो ये कथन जो है पोलीमार्कस की है कि मित्रों की जो संपत्ति होगी उस पर सबका समान रूप से अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 64, प्लेटो का मत है कि न्याय मानव आत्मा का एक गुण है, विरोधी, बाह्य, आंतरिक या उपरोक्त सभी? तो प्लेटो जो है वो न्याय को मानव आत्मा का एक आंतरिक गुण मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, प्लेटो किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थन करता है? प्लेटो किस प्रकार की शासन व्यवस्था की समर्थन करते हैं? लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही या अराजकता? तो उन्होंने स्टेट्समैन में इसकी बात की है और वो राजतंत्र का समर्थन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, प्लेटो ने दार्शनिक राजा की सिफारिश की है सुशासन के लिए, राज्य को चलाने के लिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता देने के लिए या समाज के विकास के लिए? तो प्लेटो ने जो दार्शनिक राजा की सिफारिश की है वो सुशासन के लिए उन्होंने बात की है। क्वेश्चन नंबर 67, प्लेटो निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित था? शक्ति पृथक्करण से, लोकतंत्र से, ज्ञान के शासन से, राजनीतिक व अत्याचार शास्त्रों के पृथक्करण से? तो प्लेटो की जो मुख्यतः जो उन्होंने बात की थी वो लोकतंत्र से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 68, रिपब्लिक की रचना कब की गई थी? 390 BC, 380 BC, 386 BC या 387 BC? तो रिपब्लिक की जो रचना की गई थी वो 386 BC में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 69, स्नेह के मात्र छू जाने से प्रत्येक व्यक्ति कवि बन जाता है, यह कथन किसका है? लॉक, अरस्तु, प्लेटो या मैकियावेली? तो ये जो कथन है ये खुद प्लेटो ने कहा, प्लेटो की कही गई है कि स्नेह के मात्र छू जाने से प्रत्येक व्यक्ति कवि बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, प्लेटो के अनुसार उपादर्श राज्य आधारशिला है दार्शनिक राजा, कानून की सत्ता की, शिक्षा योजना की या फिर कोई नहीं? तो प्लेटो की जो उपादर्श राज्य का जो आधारशिला है उन्होंने आदर्श राज्य में जो बात की है वो कानून की बात की है
उन्होंने उसमें कानून को महत्व दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।